सैम्पलिंग के लिए। तो जो भी हमारे पास ये हमें सिलेक्ट करना है, हमें क्योंकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट प्रोसीजर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, काफ़ी टेक्निक्स हैं, तो हमें इन सब फैक्टर्स को, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम जो है वो एक सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने सैम्पल को जो है वो एनालाइज करना है। आफ्टर डेवलपिंग अ सैम्पलिंग प्लान जो है वो हमें सैम्पल साइज़ देखना होता है कि हमें सैम्पल साइज़ जो है वो कितना होगा। अगर तो वो होमोजीनियस है हमारे पास पॉपुलेशन, तो हमें जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी में भी जो है वो हम सैंपल ले सकते हैं। और अगर वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से हम सैंपल ले रहे हैं, तो क्योंकि उसमें उसकी जो है वो वेरी करेंगी लोकेशन के हिसाब से जो है वो सैंपल, तो हमें उसके डिफरेंट सैंपल जो है वो लेने होंगे और फिर उससे जो है वो हम एनालाइज़ करेंगे। अगर जो है वो सैंपल का साइज़ लार्ज है, तो हमें जो है वो उसे हम जो है वो सिक्वेंशियल सैम्पलिंग उसके लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि जो सब सैंपल्स हैं सिलेक्ट किए हुए पॉपुलेशन में से उसको एग्जामिन करते हैं सब सिक्वेंशली, तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो सफिशेंटली जो है वो हमारे पास आते हैं। तो सब सैंपल जो हैं उनको एनालाइज करते हैं until the ratio of good ones to bad ones falls within some statistically predefined value that enables to confidently reject or accept the population। तो जो हमने सैंपल को एनालाइज किया है, तो उसको अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और उसको जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सैंपल की लोकेशन क्या होगी। सैंपल की लोकेशन जो है वो वेरी करती है कि होमोजीनियस पॉपुलेशन में से हम ले रहे हैं या हेट्रोजीनियस में से। अगर तो होमोजीनियस में से है तो हम कहीं से भी जो है वो सैंपल ले सकते हैं, और अगर हेट्रोजीनियस में से है तो हमें जो है वो इंश्योर करना होता है कि हम उसके सब पार्ट्स लें, मतलब कि कुछ जिस तरह से वो सैंपल पॉपुलेशन जो है वो उसमें वेरी कर रही हैं प्रॉपर्टीज़, उसी तरह से जो है वो हम वहाँ से सैंपल लें। रैंडम सैम्पलिंग हम करेंगे उसमें। और जो है हमारे पास दो तरह से हम सैम्पलिंग करते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी होती है और जजमेंटल सैम्पलिंग भी होती है। जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है उसमें सैंपल को हम ड्रा करते हैं सिस्टमेटिकली, मतलब कि लोकेशन और टाइम के हिसाब से। मिसाल के तौर पर एक ट्रक में जो है वो जो हमारे पास जो भी हमारे पास पॉपुलेशन वो लोड की हुई है, उसमें से हम जो है वो हर 10वां बॉक्स जो है वो उसको हम एनालाइज़ करेंगे, या फिर हम जो है वो 1 मिनट, अगर वो कन्वेयर बेल्ट पे है तो हम 1 मिनट के हिसाब से जो है वो चेक कर सकते हैं। और जो हमारे पास जजमेंट सैम्पलिंग होती है उसमें जो है वो एनालिस्ट का एक्सपीरियंस जो है उसको हम यूज़ करते हैं। और जो मतलब एक ट्रक में लोड किया हुआ है जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है, तो वो उसमें से जो है वो डोर के पास ही जो भी हमारे पास बॉक्सेस पड़े होंगे वो उन्हीं को चेक करके बता देगा कि इसमें जो है वो जो हमारे पास जो भी पॉपुलेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह की हैं। तो जजमेंट में जो है वो हमारे पास एक्सपीरियंस ऑफ एनालिस्ट मैटर करता है, और सिस्टमेटिक में जो है वो हम लोकेशन और टाइम के हिसाब से जो है वो ड्रा करते हैं सैंपल को। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं सैंपल कलेक्शन, मतलब कि सैंपल को जो है वो हमें किस तरह से कलेक्ट करना है। तो इसको जो है वो मैनुअली भी कर सकते हैं बायो ह्यूमन, और इसको जो है वो मैकेनिकल सैम्पलिंग डिवाइसेस के थ्रू भी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जो मैनुअल सैम्पलिंग होती है इसमें सिंपली जो है वो पिक करते हैं सैंपल को कन्वेयर बेल्ट में से या ट्रक में से, तो या फिर हम जो है वो स्पेशल कप्स और कंटेनर्स जो हैं उसको उनको यूज़ करते हैं सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ लेबॉर्ट्री सैंपल्स, मतलब कि जो हमने अबव फैक्टर्स कंसीडर करते हुए हमने सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है वो हमें सैंपल को जो है वो प्रिपेयर करना होता है लेबॉर्ट्री एनालिसिस के लिए। और इसकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी केयरफुली करनी होती है ताकि हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट जो हैं वो एक्यूरेट आएँ और प्रिसाइज मेजरमेंट्स हों हमारे पास। जो हमारे पास सैंपल जो हैं वो काफ़ी जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इनको हेट्रोजीनियस में जैसे कि हम जानते हैं कि वो वेरी करती होती हैं पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसको जो है वो सबसे पहले हमें जो है वो होमोजीनियस बनाना होता है। हेट्रोजीनियस सैंपल्स को होमोजीनियस में बनाना होता है। तो मतलब कि हेट्रोजीनियस किस तरह से है सैंपल, एक मिसाल के तौर पर एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस फील्ड हैं, तो उनमें कुछ गुड क्वालिटी के भी होंगे और बैड क्वालिटी के भी होंगे। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी हमारे पास जो है वो सैंपल जो हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, तो हमें उन्हें जो है वो होमोजीनियस बनाना होता है। तो होमोजीनियस बनाने के लिए हम जो है वो डिफरेंट
मेथड्स को यूज़ करते हैं, हम केमिकल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, इंजाइमेटिक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि प्रोटीएज, सेलुलेज या लाइपेसिस करके, या हम केमिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बेसिस और डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हुए जो है वो हम उसको होमोजीनियस बना सकते हैं। हेट्रोजीनियस सैम्पल्स को हमें होमोजीनियस बनाना होता है ताकि वो जो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थ्रू आउट द सेम हो और हम जो है वो इजीली एनालाइज कर सकें। अब हमने जब हेट्रोजीनियस सैम्पल को होमोजीनियस बना लिया है तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसके बाद हमारे पास होता है सैम्पल का साइज़ जो है उसे हम कम करते हैं, क्योंकि वो होमोजीनियस है। जो भी पॉपुलेशन है उसकी सारी की जो है वो सैम्पल जो है वो उसकी थ्रू आउट द प्रॉपर्टी जो है वो अब सेम है, तो इसको जो है वो हम लेबॉर्ट्री सैम्पल का नाम भी देते हैं। और हमारे पास जो है वो सैम्पल का साइज़ रिड्यूस करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हमारे पास जो है वो रिलायबल और रिपीटेबल रिज़ल्ट जो है वो ऑब्टेन हो। आफ्टर रिड्यूसिंग द सैम्पल साइज़ हमें जो है वो सैम्पल में चेंजेस को भी जो है वो प्रिवेंट करना होता है। उसके लिए मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वह इंजाइम फूड जो है उसमें इंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उनको वो जो इंजाइम्स हैं वो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम जो है वो इंजाइम को इनएक्टिवेट करें, और उसके लिए जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं उसमें फ्रीजिंग, ड्राइंग, हीट ट्रीटमेंट करके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हुए जो है वो इंजाइम को जो है वो इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद लिपिड प्रोटेक्शन, जो हमारे पास अनसेचुरेटेड लिपिड्स होते हैं उसको ऑल्टर करते हैं वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस से या एक्सपोजर टू लाइट, इन सब को यूज़ कर सकते हैं हम जो है वो करते हुए लिपिड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास माइक्रोबायल ग्रोथ एंड कंटेमिनेशन जो है इसको जो है वो हम किस तरह से कम कर सकते हैं। अक्सर जो हमारे पास फूड होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको फूड को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जब फिर हम एनालाइज करेंगे तो उसमें रिजल्ट जो है वो करेक्ट नहीं आएंगे। तो माइक्रोबायल ग्रोथ जो है उसको और कंटेमिनेशन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हम फ्रीजिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोबायल ग्रोथ और कंटेमिनेशन को रोकने के लिए। और फिज़िकल चेंजेस जो हैं सैंपल में इसको रोकने के लिए हम कैसे रोक सकते हैं। जो हमारे पास सैंपल उसमें काफ़ी फिजिकल चेंजेस आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो हमारे पास वाटर लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो सकता है और कंडेंसेशन के थ्रू जो है वो गेन हो सकता है। तो इसको जो है रोकने के लिए हम जो है वो जो भी फिज़िकल चेंजेस हो रही हैं हमारे पास सैंपल में उसको रोकने के लिए हम जो है वो टेम्परेचर जो है सैंपल का उसको कंट्रोल करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो सैंपल आइडेंटिफिकेशन है। जो हमारे पास लेबॉर्ट्री सैंपल जो है उनको केयरफुली जो है वो हमें लेबल करना चाहिए, जो भी एनालिस्ट है उसे लेबल करना चाहिए ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वो उनको जो है वो दिखा सके कि ये जो है ये मैंने एनालिसिस जो है वो परफॉर्म किया हुआ है। और जो भी एनालिस्ट होता है उसे जो है वो एक डिटेल्ड नोटबुक होनी चाहिए उसके पास, जिसमें जो है सैंपल सिलेक्शन और प्रिपरेशन प्रोसीजर और सारा जो भी रिज़ल्ट्स हैं उनको नोट डाउन कर सके। हर जो हमारे पास जो भी सैंपल होते हैं उनको हमारे पास मार्क करना चाहिए कोड के साथ, और उसके ऊपर लेबल भी लगाने चाहिए और जो है वो रिलेट करने चाहिए कोरिलेट नोटबुक के साथ जो है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो हम जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। आफ्टर सैम्पल प्रिपरेशन अब हम देख लेते हैं कि प्रिकॉशन जो है ड्यूरिंग सैम्पलिंग हमें कौन सी जो है वो रखनी चाहिए, मतलब अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन सी प्रिकॉशंस हों। नंबर 1 इज़ जो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है इज़ एसेंशियल व्हेन पैथोजेंस और टॉक्सिन्स आर स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द फूड। And second point is number of units that comprises a representative sample from a designated lot of a food product must be statistically significant. And the third point is proper statistical sampling procedure according to whether the food is solid, semi-solid, viscous or liquid must be determined by the FSO at the time of sampling. So these are the precautions during sampling. Next one is clean, dry, leak proof, white mounted and
Containers of a size suitable for sample of the product must be used. Sample. Next point is sample must be submitted in original and in sealed condition. Dry or canned foods that are not preservable and are collected at ambient temperatures need not be refrigerated. Collected frozen samples in pre-chilled containers follow storage norms. Next one is जो क्वांटिटी ऑफ फूड सैम्पल्स टू बी कलेक्टेड फॉर एनालिसिस है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी हमारे पास सैम्पल है उसकी क्वांटिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए। और ये जो क्वांटिटी है ये वेरी करती है कि हम कौन सा प्रोडक्ट जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम मिल्क जो है उसको एनालाइज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम 500 ml जो है क्वांटिटी का सैंपल लें उसमें से। अगर हमें स्टेरिलाइज्ड मिल्क है, UHT मिल्क है, तो उसमें से जो है वो हमें 250 ml जो है वो सैंपल रिक्वायर्ड होगा फॉर एनालिसिस। और इसी तरह से जो है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके सैंपल्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। जो हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं इनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। और ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसकी भी फर्दर 5 टाइप्स हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, अदर सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब हम देख लेते हैं सैम्पलिंग टाइप्स का, जिसमें जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम देखेंगे। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पल है वो हमारे पास एक मेथड है सैम्पलिंग का दैट यूजेस ऑफ रैंडम सिलेक्शन सो दैट ऑल यूनिट्स केसेस इन द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डज नॉट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन, इसमें जो है वो हमारे पास रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है। एंड मेथड्स आर नॉट बेस्ड ऑन रेशनल ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। जो इसमें फर्स्ट एडवांटेज है वो टाइम सेविंग है, सेकंड इकोनॉमिकल एक्यूरेट होती है और कवर साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग, फर्स्ट वन इज़ बायसनेस, second is need for specialized knowledge, third selection of true representative sample, एग्जाम्पल के तौर पर डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द राइट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, एंड फोर्थ वन इज़ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग सैम्पल। और इसकी जो एग्जाम्पल है समटाइम्स पॉपुलेशन इज़ टू स्मॉल और टू हेट्रोजीनियस। मतलब कि जो हमारे पास कभी कभार सैम्पल जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये जो है ये कुछ डिसएडवांटेजेस और सैम्पलिंग की। ये अब जो है ये हमारे पास प्रेजेंटेशन जो है वो ओवर हो गई है। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।